गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए साल की हार्दिक शुभकामना आप सबों को। और आशा करता हूँ कि आप सब पुराने साल अच्छे से गुजारे होंगे और नए साल की शुरुआत भी आप सब अच्छे से करेंगे। मैं आप सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आप सबके नए साल की शुरुआत अच्छे से हो, नए साल अच्छे से गुजरे और आप सब जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारियां भी अच्छे से हो, नए साल अच्छे हो, मंगलमय हो, शुभ हो। तो यही कामना मेरी रहेगी ईश्वर से। और आप सब भी पूरे लगन के साथ नए साल में एक नई उमंग, नई जोश के साथ आप सब भी लगे रहिए। आप सबको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो हम सब चलते हैं बिना देरी किए हुए। जो पिछले क्लास में हम सब कुछ क्वेश्चन देखे थे, नई क्वेश्चन हम सब आज फिर देखेंगे। कुछ चीजें हम सब, कुछ थ्योरम्स जो थी हम सब सीखे थे पिछले क्लास में। आज उसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम सब देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आप सबों के सामने 24 नंबर की क्वेश्चन है। शायद हम 23 नंबर तक देख चुके थे। क्वेश्चन है 23 नंबर का, 24 नंबर का, कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका इतना, दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम बात करेंगे 24 नंबर की, तो अगर फिगर के थ्रू जाइए, एक बात तो आप तो समझ लीजिए हमेशा के लिए कि जब आप कोई भी क्वेश्चन जब 2 नंबर की है तो कम से कम कोशिश कीजिए कि मैं फिगर बनाऊं। होता है क्या, आपको समझ में ज्यादा आएंगे और फायदा भी आपको होगा, गलतियां नहीं होने की चांसेस रहेगी। माध्यिका है तो हम आपको पिछले क्लास में माध्यिका की डेफिनेशन भी बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है। इसका है 144 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपको हम पिछले क्लास में थ्योरम बताए थे तो उसमें आपको बताए थे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत कोण के समद्विभाजक, संगत शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है आपको एक त्रिभुज की माध्यिका, हमको दिया है 16 सेंटीमीटर, हमको ये कहता है निकालने के लिए। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले लिख देंगे, दिया है चूंकि लिखेंगे ऐसे करके हम सब, कुछ तरीका भी आपको सीखना है लिखने के बारे में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज, ऐसे लिख दो, एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं एरिया त्रिभुज DEF बराबर कितना दिया है आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ में दिया है कि AM क्या है त्रिभुज ABC की एवं DN त्रिभुज DEF का क्या है, माध्यिका है। ठीक है, तो AM की वैल्यू आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। देखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसीलिए क्या होगा, एरिया त्रिभुज ABC बट्टे में एरिया त्रिभुज DEF क्या होगा, इसका जो माध्यिका है, इसका माध्यिका आपको दिया है AM, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके AM का स्क्वायर बटे उसका क्या है DN का स्क्वायर। अब इसका
एरिया कितना है 144, इसका है 81। ये आपको दिया है 16, उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dn स्क्वायर। अगर आप बात करेंगे तो 144 बट्टे में 81 बराबर में 16, 16 को आप डायरेक्ट गुना ही कर दो, 16 गुना 16 बट्टे में dn का स्क्वायर। ये तो एक काम करो, आसान जो होगा थोड़ी अब कैलकुलेशन का भी वो भी आप कर लीजिए, देख लीजिए। अब ऐसा करो कि इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से, क्या कि 16 बट्टे dn इसका स्क्वायर कर दो, और बराबर में क्या होगा 144 बटे 81। अब जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो 16 बटे dn बराबर होगा रूट 144 बटे में 81। हटाएंगे तो शायद इसका वैल्यू आएगा आपको 144 जो होता है इसका किसका वर्गमूल होता है 12 का, और ये हो जाएगा 9, ये होगा 16 बटे में कितना dn। अब अगर आप देखते हैं तो क्या होगा ये बताओ, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, आ गया ना। अब dn का वैल्यू कितना रहा आपको 4 तिया 12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब चल रहे हैं आपको अगला क्वेश्चन है आपको 25 नंबर की। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु R से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, कहता है कि एक वृत्त की केंद्र से 20 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त है। एक वृत्त हम सब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। कहता है इसकी केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है R। यहां से इस वृत्त पर क्या खींची गई है स्पर्श रेखा। क्या खींची गई है, एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूं, देख लो। ये आपका क्या है वृत्त है, ये क्या है आपका केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या है, और यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी है। कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। ये है आपका R, यहाँ पर मान लेते हैं P, ठीक है। यहाँ से ये स्पर्श रेखा जो खींची गई है इसकी लंबाई आपसे मांग रहा था। आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पे लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसके तहत पर लिखेंगे, चूंकि OP क्या है त्रिज्या है, ठीक है, OP क्या है त्रिज्या है, एवं एवं क्या है RP क्या है स्पर्श रेखा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं OP परपेंडिकुलर क्या होगा PR होगा, है ना। इसीलिए बोल सकते हैं एंगल OP R बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि RP स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा, इसके सामने का ये कर्ण होगा। RP स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा, ठीक है। RP बराबर अब इधर कितना है आपको 20 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। बोलो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 विषम कर 400 होता है, माइनस 5 है 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 375, यही होगा। अब 375 जब हो गया तो इसको आप क्या करेंगे निकालिए, कितना होगा। आप जानते हैं 5 25
5 25 हुआ, और फिर 25 12 हाथ 300, 12 3 15 हो गया। फिर एगो 5 गुने में 3, 5 25 पंचे 125, 125 तिया 375। अब इस दोनों में से एगो बाहर आ जाएगा, फिर अंदर में बच गया 5 तिया 15। यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आप सबको आए तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अन्यथा आप नीचे में यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल करके आप बोल सकते हैं 82 52 64 40 73। इस नंबर पर आप कॉल करें या मैसेज करें, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी समझने में कुछ भी, तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो, या मैसेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। कोई प्रकार की क्वेश्चन, किसी भी क्लास की क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। चलिए, अगला जो क्वेश्चन अब आ रही है वो आ रही है आपके सामने, वो है आपका प्रायिकता से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर प्रायिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो हम कुछ प्रायिकता के बारे में पहले जान लें, क्योंकि हमारी पढ़ाई की तरीकाएं कुछ अलग होती है। मैं नहीं ये चाहता हूँ कि सिर्फ एक वीडियो के थ्रू मात्र आप इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मैं ये चाहता हूँ कि एक वीडियो आप देखें और आप कम से कम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप हर एक क्वेश्चन आप सीख जाएं। इसीलिए आप देखते हैं पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ 2 वीडियो, मात्र 2 क्वेश्चन बनाया था मैं। ठीक है, तो चलो मैं आज देख लेता हूँ पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम सब हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। देखो, अधिक चर्चा हम सब नहीं करेंगे, जो छोटी मोटी चीजें हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है एक संभावना और यादृच्छिक घटना जो होती है, उस यादृच्छिक घटना की संभावना। यादृच्छिक का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो या पहले से ज्ञात नहीं हो, ऐसे घटना का ही हम सब प्रायिकता निकाला जाता है। प्रायिकता मतलब संभावना हम सब व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रायिकता को जो होती है हम सब सूचित करते हैं प्रायिकता को पीई से। कौन चीज से? पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। समझ रहे हो? मेनली जो प्रायिकता की बात करते हैं हम सब, तो मेनली प्रायिकता की बात जो होती है वो आपको होगी 3-4 घटनाओं के ऊपर। सबसे पहला घटना जो होती है वो होती है आपका सिक्का के रिलेटेड। सिक्का में 2 चीज होता है। अगर एक सिक्का है तो सिक्का में मात्र 2 चीज होता है। एक होता है आपको हेड, जिसको हम सब एच बोलते हैं, इसको कभी कभी चित्त भी बोला जाता है, कभी कभी इसको शीर्ष भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपको टेल, इसको टी, जो कभी कभी पट भी बोला जाता है, और इसको कभी कभी पृष्ठ भी बोला जाता है। इस कोई भी नाम से आपको पुकारा जा सकता है। समझ गए? तो अगर एक सिक्का होगी तो कुल घटना इसमें घटने कितने होगी, इसको कुल घटना को हम सब लिखते हैं एनएस से, और इसकी घटना होगी 2, एक होगी हेड और एक होगी टेल। बात समझना जरा यहाँ से मैं, और आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आप सीखिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर सिक्का की संख्या, सिक्का कितनी हो जाएगी 2, तो कुल प्रायिकता कितनी होगी, कुल घटना कितनी होगी, पहले घटना समझो। कुल घटना कितनी होगी, तो घटना होगी आपको एक सिक्का में 2 घटना, तो 2 सिक्का में कितनी होंगी, 2 की पावर 2 मतलब 4। कौन कौन से घटना होंगे, तो एक पर हेड आएगी, दूसरा पर टेल आएगी, एक पर हेड आएगी, दूसरा पर हेड आएगी, एक पर टेल आएगी, दूसरा पर हेड आएगी, और एक पर टेल आएगी, दूसरा पर भी टेल आएगी। ये 4 घटना घटित होंगे। बात समझ रहे हो? कोई डाउट? अगर सिक्का की संख्या कितनी हो जाए, सिक्का की संख्या 3 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 3 मतलब कुल घटना 8 घटेंगे। क्या सब घटेंगे 8 घटना? देखिए, पहला होगा हेड हेड हेड, फिर क्या होगा, फिर होगा आपको हेड टेल हेड, फिर क्या होगा, हेड टेल टेल। ठीक है, फिर क्या होगा आपका हेड हेड टेल, फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि टेल हेड टेल। ठीक है, फिर क्या होगा, टेल टेल
हेड। बात समझ रहे हो? अगला आएगा आपका क्या, टेल टेल टेल। ठीक है, कितना हुआ, 3 3 6 1 7। अगला घटना कौन सा बच गया है, देखिए हेड टेल हेड। ठीक है, हेड हेड टेल। अगला होगा टी एच एच। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 8 घटना है। ये तो हुई आपको पास क्या कहते हैं, शिकायत संबंधी। अब दूसरा जो पार्ट आती है वो आती है आपको पासा। क्या चीज, पासा। क्या होती है पासा, इस पासा को अपने सब लूडो की गोटी में छक्का भी हम सब बोलते हैं। इसको कभी कभी छग्गा भी कहा जाता है, छक्का भी, जो भी आप कहें ना, कुछ लोग इसको छक्का कहते हैं, कोई इसको क्या कहते हैं, छक्का कहते हैं। कभी कभी तो भाई छक्का को उस किसी और को भी छक्का कहा जाता है, तो आप उस छक्का वाली बात मत करिए। अब ये छग्गा जो आप सब बोलते होंगे, आप सब अपनी हिसाब से समझ लीजिए, छक्का बोलिए छग्गा बोलिए, सब एक ही चीज हुआ। समझने, सिर्फ समझने की कोशिश करो। ये क्या होती है, तो आप देखे होंगे लूडो की गोटी होती है इस प्रकार से। ठीक है, उसमें कितना से कितना तक कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो 1 से लेकर उसमें 6 तक अंकित रहती है। एक पर 1 रहता है, किसी पर 2 रहती है, किसी पर 3 रहती है। ठीक है, किसी पर 4 रहती है। ठीक है, किसी पर आपको 5 नजर आएंगे, किसी पर आपको 6 नजर आएंगे। इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, अगर हम ये लिख दें तो हम ये लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। क्या आएगा, ये देख लो, एक पर 1 है, दूसरे पर 2 है। ठीक है, तीसरे पर 3 है, एक पर 4 है, एक पर ये 5 है, और लास्ट वाले पर क्या है, 6 है, 6 लिखा है। तो जब पासा की संख्या 1 है तो कुल घटना कितनी होंगे, कुल घटना कितनी होंगी, इसको हम सब NS कहते हैं। तो कुल घटना कितनी हुई, कुल घटना 6। कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 घटना घटेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप समझिए। इसमें पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब 12th में भी पढ़ेंगे। इसमें पूछा ये जाता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की क्या होती है, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी चीजें आप इसमें से समझ लो। पहले देखिए, अगर आपको कहेंगे विषम संख्या, तो विषम क्या होगी इसमें, 1 3 5। फिर आपको कहेंगे सम संख्या, तो 2 4 6। फिर कहेंगे आपको भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कितनी होगी, 4 और 6। आपको कहा जाएगा अभाज्य संख्या। बच्चे यही सब गलती करता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। अभाज्य संख्या कौन आएंगे, 2 3 5। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, समझ गए। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। ठीक है, अब अगर समस्या ये आती है कि यदि पासा बराबर कितनी हो गई, 2, तो कुल घटना कितनी होगी, तो कुल घटना की संख्या बराबर क्या होती है, NS बराबर बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका कि एक घटना में जो भी घटित घटना होती है उसके पावर में n। मतलब अगर मान लीजिए 2 होगा तो यहाँ पर 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। तो चूंकि हम अभी क्या सीख रहे हैं, 2 वाले, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, 2। तो कुल मिलाकर कितनी हुई, 36। अब ये 36 घटना कौन कौन सी होगी, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, आप सबों को मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, समझिएगा। ये है आपका पासा नंबर 1, ये है आपका पासा नंबर 2। देखिए, पासा 1 पर भी 1 से 6 तक अंकित होगा, 1 2 3 4 5 6। और पासा 2 पर भी 1 से 6 तक अंकित होगा, 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, ये आपको अंकित किया गया है। अब आप क्या कीजिए कि घटना कौन कौन से एक बार उछलेगा तो एक पर एक, दूसरा पर भी एक आ सकती है, पहला पर 2 एक आ सकती है, तीसरा पर 3, दूसरा पर एक आ सकती है, चौथा पर 4 मतलब दूसरा पर 4, पहला पर एक आ सकती है, फिर मतलब पहला पर 5, दूसरा पर एक आ सकती है, पहला पर 6, दूसरा पर एक आ सकती है। एवं प्रकार से जब यहाँ पर जाएंगे तो दूसरा पर 2, पहला पर 1, एवं प्रकार से बढ़ते जाओ। ठीक है, इसको मैं भर के आपको दे देता हूं, देखिए क्या होगा। ठीक है, जरा समझिएगा कैसे लिखा जाता है। फिर 3 1 होगा, 2 3 होगा ना, फिर 3 3 होगा, फिर 4 3 होगा, 5 3 होगा, 6 3 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 1 होगा, 2 देखिए मैं मिस्टेक किया थोड़ा, पासा एक वाला लिख रहा था ना मैं, इसमें 3 यहाँ पर देखिए, मैं पहला पर 1, देखो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैं आपको मतलब मैंने ये चाहता हूँ कि आपकी किसी प्रकार की ये हो, ऐसा होगा कि पहला पर 1, दूसरा पर 2। अब ठीक है, पहला पर 1, दूसरा पर 3, पहला पर 2, पैते ऐसे होगा। ठीक है, ये एक तरीका है कि पहला जो होगा ना वो मतलब ये पहला पर 5, दूसरा पर 3, पहला पर 6, दूसरा पर 3। ठीक, वेरी गुड। पहला पर 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। ठीक है, फिर अगला है 5 1, ओ सॉरी 1 5 हो गया, मिस्टेक है। देखिए 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 4 5, 5 5, 6 5। फिर है 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6। कुल मिलाकर के यही 36 घटनाएं हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आती है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाती है कि दो संख्या को एक बार उछाला गया तो उसमें सम संख्या, योग सम संख्या आने की, योग 7 से कम आने की, ये सब पूछे जाएंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आपको आता है प्लेइंग कार्ड से, जिसको हम सब कहते हैं ताश। किससे कहते हैं, ताश। चलिए समझिए, मैं आपको यहाँ से भी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश कीजिए सीखने का। देखिए एक ताश जो होती है कुल मिलाकर के उसमें अगर बात करें तो कुल पत्ते की संख्या कितनी होती है, 52 पत्ते। कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। समझिएगा, मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। 52 पत्ते में से 2 रंग के पत्ते होते हैं। सीखिए, पहले मेरी बातों को समझिए। कितने रंग के, 2 रंग के पत्ते होते हैं। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं लाल, और एक होता है काला। क्या होती है, काला। ठीक है, मतलब अगर बात करेंगे तो ये 13 पत्ते आपको किसके होंगे, सॉरी 26 पत्ते किसके होंगे, लाल के, और टोटल 26 पत्ते किसके होंगे,
काला के होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर बात करते हैं लाल के जो पत्ते होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एक जो होती है उसको हम सब कहते हैं लाल पान। क्या कहते हैं उसको? हम सब लाल पान कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से समझिए, लाल पान कहते हैं। और दूसरा जो होती है जिसको हम सब कहते हैं ईंट। क्या कहते हैं? ईंट। मैं अगर फिगर बनाऊं तो इसकी फिगर कुछ इस प्रकार बनी रहती है, दिल की टाइप में बनी होती है। नीचे भी रहती है, किसी में ऊपर में रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये कर सकते हो, ठीक है ना, प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाल रहती है, ठीक है। और दूसरा होती है आपका ईंट। क्या होती है दूसरा? ईंट होती है। ईंट क्या होती है? तो ईंट ईंट की तरह होती है ये, ठीक है। ये क्या होती है? आपका ईंट होती है। बात समझ रहे हो? ये आपको क्या है? आपको ईंट है। ये दोनों कलर में कैसा होता है? लाल होता है। समझ गए? तो लाल हो गई, तो इसके भी अब कितने पत्ते हो गए? 13। कितने हो गए इसके? 13। कितने? 13 पत्ते इसके हो गए, 13 पत्ते इसके हो गए। उसी प्रकार से काला जो होता है, काला के भी आपको कितने पत्ते होते हैं? दो प्रकार के काला पत्ते भी होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं चेरी, और दूसरा होता है जिसको हम सब कहते हैं काला पान। समझ गए? ये चेरी क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट है, चेरी। तो ये चेरी की तरह होती है, समझे? ऐसा ऐसा ये होती है चेरी, अगर चिड़िया की तरह। और दूसरा होता है काला पान, नाम ही है काला पान, मतलब पान होगा, ठीक है। और वो भी कैसा होगा? काला होगा। ये होगी आपकी काला पान, ये होगी आपको चीनी। तो इसका मतलब है इसमें भी क्या होंगे कुल मिलाकर के? तो 13 पत्ते इसके भी होंगे और 13 पत्ते इसके भी होंगे। बात समझ गए? अब ये 13 13 के कुल पत्ते हैं, तो इस कुल मिलाकर के ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं वो जरा देख लो। पहला होता है जिसको हम जिस पर एक लिखा रहता है उसको कहते हैं एक, या ए वैसे समझ लिखा रहता है, उसको हम सब कहते हैं एक की। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एक गी, या एक का भी हम सब कभी कभी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक गी या एक का हम सब बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक का। समझिएगा जरा, क्या बोलते हैं उसको? एक का बोलते हैं। फिर दूसरा जो होता है जिस पर दो लिखा रहता है उसको कहते हैं मतलब दुग्गी। तीन लिखी रहती है उसको कहते हैं हम सब तिग्गी। चार लिखा रहता है उसको क्या कह देते हैं? चौगा। फिर लिखा रहता है 5, उसको कहते हैं पंजा। फिर लिखा रहता है 6, कहता है छक्का। फिर 7 लिखा रहता है उसको कहते हैं हम सब सत्ता। 8 लिखा रहता है उसको कहते हैं अट्ठा। 9 लिखा रहता है उसको कहते हैं नाहला। और फिर 10 लिखा रहता है उसको कहते हैं दाला। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 3 ठो पत्ते एक्स्ट्रा होते हैं, वो कौन कौन समझिएगा।
एक होता है जिसको हम सब कहते हैं, लिखा रहता है उस पर जे, इसको पढ़ा जाता है गुलाम। दूसरा एक होता है के, उसको कहा जाता है बादशाह, किंग। और एक 13वां पत्ता होता है जिस क्यू लिखा रहता है, जिसको हम सब कहते हैं क्वीन, या इसको हम सब रानी, या इसको बेगम भी कहा जाता है। समझ गए? और इसी 3 पत्ते को क्या कहा जाता है? इसको फेस कार्ड, या इसको तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तस्वीर वाले पत्ता कहा जाता है। इसकी संख्या होती है आपको कितनी? 3 तिया और 12, सॉरी, कितनी होती है इसकी संख्या? इसकी संख्या होती है 12। ये भी याद रखिएगा। और याद रखिए, कभी कभी इस काला पान जो होता है, इसको कभी कभी क्या कहा जाता है? हुकुम भी कहा जाता है। समझ गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं ना? बस अब हर एक के पत्ते समझ लो। इक्का कितना होंगे? 4 दूगी 4। ये जितनी भी पत्ती 13 है, सब कितने कितने होंगे? 4 4 करके होंगे। समझ गए? अब यहाँ से जो आ गई सो इतनी चीजें आएगी। अब इसके बाद आती है एक आपको फॉर्मूला, जिसको हम सब कहते हैं पी, प्रायिकता का फॉर्मूला। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है, आपको लिख देना है, घटित घटना की संख्या बट्टे कुल कुल संभव घटना। बात समझ रहे हो? यहाँ से फॉर्मूला आपको निकल जाता है, पीई बराबर क्या होगा? एन ई बटे में क्या होगा? एन एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, समझिएगा। अब यहीं से आपको कई सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी चीज एक होती है संभव घटना, या ऐसा समझ लो कि हम प्रायिकता की रेंज क्या होती है। तो हम पहले बता दें कि ये संभावना, और संभावना कभी भी निगेटिव भी नहीं होती है और एक से ज्यादा भी नहीं होती है। तो प्रायिकता की जो सीमा होती है, प्रायिकता की जो सीमा होती है वो क्या होती है? तो हम बोल सकते हैं कि पीई का जो रेंज होता है वह 1 और किसके बराबर में होता है? 0 के बराबर में होता है। अब यानी बात कर सकते हैं हम सब कि 0 न्यूनतम मान कितना होता है? 0 अधिकतम मान कितना होता है? 1। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रायिकता की मान नहीं हो सकती है? तो जिसका मान 1 से ज्यादा होगा वो भी नहीं होगा, जिसका मान 0 से कम मतलब माइनस में होगा वो भी नहीं होगा। समझ गया? कोई दिक्कत? अब ये जो 0 है, इस 0 को कहा जाता है असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब होता है जो घटित तो होगा ही नहीं कभी, जो घटित नहीं होगा उसको क्या कहा जाता है? असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता आपको होती है 0। एक होता है आपको संभव घटना। तो संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? और याद रखना, क्वेश्चन और आता है आपको कि किसी प्रयोग पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन इतने सब पूछा गया क्वेश्चन है। किसी प्रयोग में आए सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अब यहीं से क्वेश्चन आपको कई सारे आता है कि यहाँ समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है।
अब एक होता है आपको पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है? पूरक घटना होती है कि ई के, या ऐसा लिख दो घटना, लिखो क्या लिखो? घटना लिख दो। घटना ई के नहीं घटने को पूरक घटना कहा जाता है। समझ रहे हो? घटना ई के नहीं घटने की जो प्रायिकता घटना होती है उसको क्या कहते हैं? पूरक घटना। समझ गए? इसको सूचित किया जाता है, क्या होगा? इसे ई डैश से सूचित किया जाता है। समझ गए? और ये जो होता है पूरा घटना, ये घटना और किसी घटना ई के घटित होने और नहीं घटित होने, दोनों का जो योग होता है, मतलब पी प्लस में क्या होगा? पी ई डैश, दोनों का मान कितना होता है? एक होता है। यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से आ जाता है क्या कि पी ई डैश का वैल्यू जो होता है क्या होता है? 1 माइनस में पी ई, सॉरी 1 माइनस में क्या होता है? पी होता है। ये उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो याद रखना आप क्या चीज इसमें, कि प्रायिकता का मान ना तो एक से ज्यादा होता है और ना ही माइनस में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो देखिए मेनली आपको इतना ही आपको प्रायिकता है, और इससे ज्यादा आपको प्रायिकता खास करके क्लास 10th में नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? दूसरी चीज, जो आपको क्वेश्चन जो दिया है इसमें एक चीज आता है, उस बातों को आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है। एक होता है कम से कम, इस बात को समझो, और एक होता है आपको अधिक से अधिक। इस दोनों बात को समझो क्या होता है। ये कम से कम का मतलब होता है, अगर कोई हमको कहते हैं कम से कम मेरे पास 5 रुपया है, मतलब उससे कम नहीं है, मतलब उससे अधिक वाला हो सकता है, उससे कम वाला नहीं हो सकता है। तो कम से कम वाले में उससे उससे कम नहीं होगा, ठीक है। अधिक से अधिक में उससे उससे अधिक नहीं होगा। बात समझ रहे हो? मतलब अगर हम ये बात करेंगे, अगर कहा जाएगा आपको तो बताइए मेरे पास कम से कम 10 रुपया है, तो हमारे पास कम से कम 10 से 20 रुपया भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं। लेकिन हम कहेंगे मेरे पास अधिक से अधिक 10 रुपया है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अधिकतम 10 रुपया, मेरे पास 11 रुपया नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 11 रुपया नहीं हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप चलते हैं हम सब क्वेश्चन की, जो आप सबों का क्वेश्चन है उस पर आप चलिए, क्या कहता है। बात समझ रहे हो? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है 3 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या लिखा है? 3 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? 3 बच्चों की परिवार है, या 3 बच्चों की एक परिवार है, सदस्य है, समझिए, उसमें कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम एक लड़का होने की बात कर रही है, तो अभी आपको क्या बताए, कम से कम एक का मतलब होता है उससे कम नहीं हो सकती है, मतलब कम से कम एक तो लड़का होगा ही है। तो कुल घटना की अगर बात करें हम सब, तो हम क्या कहेंगे? कुल घटना कितनी होगी? तो 3 है, मतलब 3 घट सकती है। उसमें से कहता है कम से कम एगो लड़का होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तीनों लड़का हो सकता है, लेकिन हमको उसमें से कम एक ही होगा। तो कम से कम एक, कम से कम एक लड़का होने की घटना क्या होगी? घटना होगी एन ई बराबर केवल एक, है ना?
एक होगी, इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होगी, P बराबर क्या होगी, P बराबर होगी NE बट्टे NS बराबर 1/3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर की, आवृत्ति वितरण का माध्य बहुलक क्रमशः इतना है, इसका माध्यिका ज्ञात करें। अब मैं आप सबों को बता देता हूं सांख्यिकी। कहां पर आ गए हम सब, सांख्यिकी पर आ रहे हैं। तो सांख्यिकी को भी हम सब थोड़ा समझ ही लें, बेटर यही होगा डिटेल्स में। यहाँ पर है आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स समझिए क्या होती है। देखिए आप सांख्यिकी में पढ़ेंगे, हम सबको को 3 चीज पढ़ने को मिलता है सांख्यिकी में। एक होता है आपका मीन, दूसरा होता है आपका मीडियन, और तीसरा होता है जिसको हम सब कहते हैं मोड। मतलब हिंदी में बात करें तो इसको माध्य कहा जाता है, इसको माध्यक कहा जाता है, इसको बहुलक कहा जाता है। माध्य, माध्यक और बहुलक कहा जाता है। बारी बारी से चर्चा करते हैं हम सब। तो माध्य का मतलब होता है औसत, माध्य का मतलब औसत। माध्य का फॉर्मूला भी होता है, इसको सूचित किया जाता है समांतर माध्य से, x के ऊपर बार हम सब देते हैं, ठीक है। x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब इसकी हम सब चर्चा करते हैं कि यहाँ पर x क्या है, x क्या है आपका चर मान, ये चर भी हम सब छोड़ देते हैं, सिर्फ कर दीजिए चर। और दूसरा होती है f क्या है, f है चर की बारंबारता, चर की क्या है बारंबारता, चर की बारंबारता। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलिए अब ये जो हम देखिए, वैसे आंकड़ा 2 तरह की होती है, मैं उतनी डिटेल से भी नहीं बताऊंगा, और चूंकि वीडियो बहुत लंबा वैसे भी हो गया है तो मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ। दूसरा होता है आपका माध्यक, क्या होती है माध्यक। तो याद रखिएगा जब माध्यक की बात करेंगे तो 2 कंडीशन इसमें आती है। वो क्या होती है, एक अवर्गीकृत का, एक वर्गीकृत का, ठीक है। तो जब अवर्गीकृत की बात आएगी तो अवर्गीकृत में 2 कंडीशन आती है। सबसे पहले दिए गए आंकड़े को क्या बोले, दिए गए इसको आंकड़े को आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम जिसको हम सब कहते हैं आरोही क्रम, क्रम में क्या करना है सजा देना है, सजा लेना है। फिर काउंट करना है कि n क्या है, n है आपको प्रक्षणों की संख्या, हम सब बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे प्रक्षणों, या प्रक्षणों के साथ हम सब चर भी बोल सकते हैं कि संख्या। अब यहाँ पर कंडीशन 2 बात आती है, 2 बात आ जाती है क्या, यदि n क्या हो विषम हो, n क्या हो विषम हो, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक फॉर्मूला होता है n बटे n प्लस 1 बटे 2 वहाँ पद, ठीक है। और जब n क्या होता है, n होता है सम, तब माध्यक की फॉर्मूला क्या होती है बदल जाती है, क्या होती है, तो लिखा जाता है n बटे 2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस में इससे ठीक बाद वाली, ठीक क्या होती है बाद वाली पद, और गुना में 1 बटे, ठीक है। ये आपका होता है माध्यक का।
और जब बात करें हम सब वर्गीकृत आंकड़ा का, तो वर्गीकृत में क्या होता है, वर्गीकृत में फॉर्मूला आपको होता है m बराबर, फॉर्मूला आपको लिखा जाता है वो होता है l प्लस n बटे 2 माइनस में सी एफ बटे में एफ गुने में h। ठीक है, ये आपका है आपका फॉर्मूला। उसमें l क्या है, l का है आपका माध्यक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। अब बात करें हम सब, तो माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग होता है n बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी, क्या लिखा है, n बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल। ठीक है, सी एफ क्या है, सी एफ है माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या है, एफ है माध्यक वर्ग की कौन सी बारंबारता। एच क्या है, एच है आपका माध्यक वर्ग की क्या चीज, लंबाई। समझ गया, तो इतनी सारी चीजें आपके पास है। उसके बाद लास्ट है आपका जिसको हम सब कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुलक। बहुलक मतलब एम ओ है, तो नाम से स्पष्ट है, बहुलक मतलब जिसकी चांस क्या हो, ज्यादा हो, लक ज्यादा हो, मतलब ऐसा कहेंगे जिस चर की क्या हो, बारंबारता अधिक हो, बारंबारता क्या हो, अधिक हो, उसी को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अब चलते हैं हम सब क्वेश्चन की ओर। अब आता है एक बहुलक में एक फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं वर्गीकृत के लिए क्या होता है। तो बहुलक एम ओ बराबर एक फॉर्मूला होती है, समझिएगा, एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन बटे में टी एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस में एफ टू गुने में एच। बस इस फॉर्मूला को आप याद रखें। इसमें आप याद रखिएगा एल क्या है, तो वही कहानी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग होती है सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग अंतराल, सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग अंतराल। समझ गए। अब देखो एफ वन क्या है, तो एफ जीरो पर, एफ जीरो क्या है, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, नहीं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मिस्टेक, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्या लिखें, यहाँ पर गौर से देखोगे क्या नजर आ रहा है, क्या लिखें, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की
बारंबारता। अब F1 क्या है, अब यहाँ पर लिखो बहुलक वर्ग की कौन सी बारंबारता। F2 क्या है, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक क्या लिखें, वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक पहले ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, और H आप जानते हैं बहुलक वर्ग की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक की कहानी है। और लास्ट आप समझिए एक कि आपको M मतलब ऐसा समझिए ना कि माध्यिका और बहुलक इस तीनों में संबंध एक होता है, उस संबंध को आप याद रखिएगा। याद रखिएगा कैसे, याद कैसे रखना है, तो आप ये याद रखना है कि पहले हमको लिखना है बहुलक, बहुलक बराबर इस दोनों में बड़ा कौन है, माध्यिका है, तो उसके साथ बड़ा मान लिख दो 3 माध्यिका माइनस माध्य कितना है, छोटा है, तो उसके लिए लिख दो माध्य। बस यही फॉर्मूला आपका है, यानी कि हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में फॉर्मूला क्या बनेगा, अंग्रेजी में बनेगा MO बराबर में 3M माइनस में 2A। समझ गया, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसी पर आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा, यहाँ पर आवृत्ति का माध्य और बहुलक कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 27। ठीक है, तो क्या लिखे, देखो A बराबर है माध्य बराबर कितना 30 है, माध्यिका कितना, ओ सॉरी बहुलक कितना है, बहुलक आपको कितना है 18। तो माध्यिका कह रहे हैं निकालने के लिए कितना होगी, तो माध्यिका कितनी होगी, तो लिखेंगे चूंकि MO बराबर 3M माइनस में 2A, MO का वैल्यू कितना है जी 18 बराबर क्या होगा 3M छोड़ दो 2 गुने कितना है जी A का वैल्यू, A का वैल्यू है 30, कितना है 30 है। अब कितना होगा देखिए A का वैल्यू है ना, माध्य 30 बहुलक माध्य 30 बहुलक 18, तो कितना हुआ 18 प्लस में 30 दूना 60 बराबर में 3M। अब अगर हम बात करें M बराबर तो कितना हुआ 78 हुआ ना 78, अब बट्टे में कितना होगा 3 और 7 15 कितना होगा 3 1 3 दूना 6 होगा 3 दूना 6 और 6 3 18, कितना होगा आंसर हो तो 26 3 78 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सबों का, समझिएगा। लिखा है एक अर्धगोला का आयतन इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो फिर मैं आगे चल रहा हूँ, आपका चैप्टर है जिसको हम सब कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या है आपका क्षेत्रमिति, है ना। इसमें क्या क्या आती है वो मैं शुरू से फिर आपको इसमें मैं बोल रहा हूँ, जरा समझिएगा। इसमें सबसे पहले आता है आपका घन और घनाभ। क्या आता है घन और घनाभ,
वृत्त से संबंधित क्षेत्र भी है, लेकिन मैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल इस क्षेत्रमिति में जो एक पार्ट है जिसका नाम है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो पहला है घन और घनाभ। घनाभ में क्या होता है, ये है आपका घनाभ। क्या है ये? घनाभ है, समझ गए। तो घनाभ की आयतन क्या होती है? कोई पूछेंगे घनाभ की आयतन, तो घनाभ की आयतन ही होती है आपको एल बी एच। ये आपको एल हुआ, ये आपको बी हुआ, ये आपका एच हुआ, ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओगे कोई? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या एच एल भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा बात है आपको कि इसका विकर्ण क्या होता है बताओगे कोई? विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। तीसरा होता है इसका कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुने में एच, ये है आपका घनाभ का। अब यही बात करते हैं हम सब घन का। तो घन का लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है? बोलो भुजा गुने में भुजा। इसको भुजा क्यों बोलते हैं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब फिर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद क्या आता है? आता है आपका विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या आता है? √3 गुना में क्या होगा? भुजा। √3 गुने भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। अब अगर बात करते हैं अगली पोर्शन जो आती है हम समूह का, वो आता है बेलन का, जिसको हम सब सिलेंडर हम सब बोलते हैं। क्या है उसकी कैरेक्टेरिया, क्या है उसकी गुण, जरा समझिए। देखिए मैं ए टू जेड फार्मूला में लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, अब सब इसको जरूर देखिए। ये आपका एच हो, ये आपका क्या हुआ? आर हुआ, ठीक है। ये आपका बेलन। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ कि बेलन की आयतन क्या होता है, तो क्या लिखोगे? मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से लिख लेता हूँ। अच्छा, बेलन की आयतन क्या होता है? बोलो पाई आर स्क्वायर एच। फिर आपको पूछेगा इसमें दो प्रकार की सतह होती है, एक वक्र और एक समतल। तो हम लिखेंगे वक्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे 2 पाई आर एच। फिर लिखेंगे आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 2 पाई आर एच आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ पर होगा एच प्लस में यहाँ पर होगा आर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होगा। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब तक उसमें पाई का मान ना दिया हो तब तक पाई का मान हमको कितना लेना है? 22/7। अगला है जो आपका, उसको हम सब कहते हैं शंकु। क्या है? इसको कहते हैं हम सब शंकु कोण। कुछ भी नहीं है, आसान चीजें हैं। इसको कहा जाता है शंकु कहा जाता है, ठीक है। और शंकु में क्या होती है? तो इसको कहा जाता है, ये है आपका त्रिज्या। ये जो देख रहे हैं इसको एल पढ़ा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है ऊंचाई। इसको एच से हम सब डिनोट करते हैं,
समझ रहे हो। अब आपसे पूछेगा कोई कि बताओ शंकु की आयतन, तो आप क्या बोलोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर शंकु के बाद आपका आयतन के बाद इसका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बोलो? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल होता है। फिर आपसे पूछेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपको सबसे पहले पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस में क्या हुआ आर। समझ गए? कोई दिक्कत है संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ में? नहीं प्रॉब्लम। अगला जो आपका चीज है पार्ट है वो आपका गोला आएगा। क्या आएगा? गोला। एस पी एच आर एस। समझ गए? गोला क्या होता है? गोला भाई गोला होता है जैसे ये आपका हो गया एक ढेला में गोला, गोला समझ लो, ये आपको तिरछा। अब बताओ गोला की आयतन क्या होती है? बोलिएगा हमको भाई। गोला की आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अगर हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कितनी हो जाएगी? ये बोलो। ये हो जाएगा आपका मतलब 4, मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय दोनों सेम होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा समझौते एक ही साथ लिख दो ना, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बोलो? पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसको हम सब कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका हम सब संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका याद रखिएगा क्या है इसमें कुछ। एक मिनट। चलिए, और क्या हो गया आपको? अब आ जाएगा आपका अर्धगोला पर। ठीक है, यानी कि यह है आपका अर्धगोला। ठीक है। अब इस अर्धगोला की चाल आप देखिए, यह आपका त्रिज्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? लिखिए ऐसे करके। क्या लिखा है? अर्ध अर्धगोला का सर आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यों होता है। ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और जब इसका हो जाए परबोला के खत्म वक्र पृष्ठीय का संपूर्ण पृष्ठीय की बात है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा बोलो? होगा 2/3। और सॉरी, आयतन हमसे नहीं पूछ रहा है, पृष्ठीय से पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया। समझ गया? चलिए, अगला आपका जो आता है इसी में एक आता है वो आपका होता है छिन्नक। मैं उसको भी लिख ही देता हूँ। चलिए, वो क्या है आपका छिन्नक? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रस्टम।
ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्रस्टम। इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है लॉन्ग छोटा आधार, एक होता है क्या, बड़ा आधार। ठीक है, इसको कहा जाता है छोटका R1, चूंकि बड़का है तो इसको कहा जाता है बड़का R1 या बड़का R भी बोल सकते हो। अगर अलग अलग माने हो तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लिख लो कैपिटल R, या स्मॉल r, छोटा है तो छोटा में लिखो ना, क्या लिखो, छोटा R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपको L। तो अब से यहाँ से पूछा जाएगा आपको, बताओ छन्नक की आयतन बराबर क्या हो जाएगा, छन्नी का आयतन बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा, 1/, क्या लिखेंगे, r² h। वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, r h। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा आपको पाई r इंटू एल प्लस आर। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को नहीं है। अब आप अपने क्वेश्चन पर चलिए। लेकिन छोटे से क्वेश्चन पूछा है कि एक अर्धगोला का आयतन इतना दिया है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब अर्धगोला की बात आ गई, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपको 28। तो जब बात आएगी अर्धगोला पर तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, बोलो, अर्धगोला की आयतन बराबर क्या है, 24, 25, 1/2 तो। ठीक है, तो आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन होता क्या है, 2/3πr²। ये होगा आयतन, बराबर क्या होगा, 24, 25, 1/2। ये हो रहा, चलो 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7, ये आपको 5 मतलब 15। ये दिया है आपको, 15 दिया है। ये क्या हुआ, 22/2/3, आर का वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं, तो आर तो हम का इसको लिख दिया, आर का वैल्यू नहीं है नहीं। तो क्या है आपका 24 बराबर में कितना, ओह सॉरी, R³ का है नहीं, तो इसको R³ तो R³ ही रखना पड़ेगा अभी, R³ और बराबर में कितना होगा, 24 से 25 1/2। R³ बराबर कितना होगा, अगर इसको पहले जोड़ोगे, गुना करोगे तो 24×48 से एक ही है ना, ये 1/2, 48, 400 हो गई ना, देखो 24×48, 24 दिन कितना होगा 48, मतलब ये कितना हो जाएगा आपको, 24×48 से 50, 4851 बटे में 2। ठीक है, और गुने में कितना हो जाएगा जी, गुने में हो जाएगा 3×7, 2×22। देखिए कितना हो जाएगा, 51, 8 से ना 11 से कट जाएगा, देखिए 11×2 22, 11 से काटो, 11×4 = 44, 11×4 = 44, 4 पर 5, 11×4 = 44, 11×11 हो गया। अब R³ का वैल्यू अगर हम सब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, बोलो, तो R बराबर हो जाएगा √,
3 होगा। 441 को 7 गुना 7 गुने में 7, या ऐसा कहा हुआ, ऐसा नहीं, मिस्टेक 1 मिनट, ये ऐसा हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुने 3 हो। अब बटे में देखो 2 गुने 2 गुने 2, तो फाइनली आंसर कितना होगा 7 गुना 3 बटे 2 बराबर 21 बटे 2। ठीक है, क्या हो गया। अब हमको कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे अब क्या जी, अर्धगोला का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कहता है, तो 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर का मान 21 बटे 2 का स्क्वायर, कितना होगा 2 गुने कितना होगा 22 बटे 7 गुने 21 बटे 2 गुने 21 बटे 2, 7 ये कितना होगा 21, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 11, कितना हुआ, अगर दो ना 22 11 को गुना कर दो, इन हुआ, तो 22 गुने कितना हुआ, और यही पर हुआ ना 21, ये 2 हुआ ना, कितना हुआ 21 11 दूना 22। ठीक है, देखो 2 11 22 11, और ये हुआ 21 दूना 42, 21 दूनी कितना है 42 हुआ ना, एक 2 संख्या 42 होते, इसको गुना करो, 42 बना 84 84, 4 8 4 12, और 8 1 9 से 24 हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ 924, और बटे में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया क्या चीज, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर का आंसर। कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ पर कोई आंसर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। देखिए आसान से क्वेश्चन है, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में बना कर फिर 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, 29 नंबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, बोलो, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना है, बोलो 8 सेंटीमीटर। क्या लिखा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको कह रहा है त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसका वैल्यू 2 पाई आर बराबर कितना होता है 8 लिखा है, 2 पाई का वैल्यू 8 लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसको आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 8 बटे में 2 पाई, यही आर हो गया, हो गया। अब हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कहता है 72 बटे 360 गुने पाई गुने आर का वैल्यू कितना है 8 बटे कितना है ये 2 पाई, इतना स्क्वायर होगा, कितना होगा 72, 36 से कम 36, 36 गुना 72 5, कितना होगा तो 2 बटे 5 गुने में ये कितना हुआ, इसको गुने में 88 64 बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई एगो पाई कैंसिल हो गया, एगो पाई और बचा है, कितना होगा 16 चौका
64 होगा। 2 गुने 16 गुने 7 बटे कितना होगा 22 गुने में 5, 22 गुने में कितना होगा 5 होगा। और फिर इसको काट दो तो कितना हुआ 11। और अगर मैं बात करूँ तो कितना हुआ 11, 16 चौका 64, 16 सत्ते 112 और बराबर में 11 पच्चे में 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अच्छे से पढ़िए। एक साइकिल सवार 11 किलोमीटर इतना चकराता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है उससे क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। एक पहिए 11 किलोमीटर चलने में इतना चक्कर लगाता है, तो पहले लिखेंगे कुल दूरी बराबर क्या लिखेंगे, कुल दूरी कितना है 11 किलोमीटर। अब गौर से देखो यहाँ पर चक्कर में है, त्रिज्या में तो मीटर में सेंटीमीटर निकलेगा, सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो 11 किलोमीटर मतलब कितना हुआ 11,000 मीटर, और फिर 2 जीरो देंगे तो सेंटीमीटर, इतना दूरी हो गया। और चक्कर बराबर कुल चक्कर बराबर कितना है 5,000 चक्कर। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे प्रत्येक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, तय की गई दूरी मतलब क्या होगा, अर्थात पहिए का परिधि कितना हो जाएगा, तो ये होगा 11 और 5 जीरो बटे में 5,000। 3 जीरो कैंसिल हो गया, 25 20 पंचे 100 हो गया, 11 दूना कितना हो 22 पर जीरो हो गया, और 22 पर जीरो इतना कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सॉरी सेंटीमीटर होगा। क्या होगा ये सेंटीमीटर हो गया। अब हमको कहता है क्या चीज निकालने के लिए, पहिए की त्रिज्या। देखिए इधर क्या होगा 2 पाई आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इतना बट्टे में 2 गुने में 22 ऊपर में 7 कितना हो 11 दूना 22 5 दूना 10 11 पच्चे 55 गुने 7 कितना हुआ 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 3 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे भाई सॉरी, हमको तो स्क्वायर नहीं आएगा, यहीं तक है आंसर। ये कह रहा था, यही आपका आंसर होगी। कोई दिक्कत है, चलो ये आंसर। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।